एक्शन की करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर जयपुर से आपको देंगे, जहां पर प्रदेश में उपचुनाव की तैयारी में चुनाव आयोग चुनावी खर्च निगरानी व्यवस्था के लिए बैठक। और इस बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश दिए गए हैं। आचार संहिता लगते ही सख्त निगरानी होगी, आम लोगों को बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा। तो प्रदेश में उपचुनाव के लिए चुनौतियां और जो तैयारियां हैं वो अब जारी कर दी गई हैं। उपचुनाव की तैयारी में चुनाव आयोग जुट गया है, आम लोगों को बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा, ऐसी बड़ी बातें। और आचार संहिता लगते ही सख्त निगरानी होगी, ऐसी बड़ी बातें चुनाव आयोग की तरफ से की गई हैं। चुनावी खर्च निगरानी व्यवस्था के लिए यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बता दें कि प्रदेश में 6 सीटों पर उपचुनाव होना है और उसको लेकर चुनाव आयोग की तैयारियां पूर्ण हो रही हैं। चुनाव आयोग का साफ तौर पर मकसद है कि आम लोगों को बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा। चुनावी खर्च निगरानी व्यवस्था के लिए बैठक की जाएगी, किस तरीके से इस बार चुनाव कराए जाएंगे और कितना बजट रहने वाला है, उन सभी चीजों को लेकर आज ये बैठक अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो चुनावी खर्च निगरानी व्यवस्था के लिए ये बैठक रखी गई है। बेवजह लोगों को ना परेशान करने की आचार संहिता में सख्त निगरानी रखने की बात भी कही जा रही है, ताकि जो उपचुनाव होने वाले हैं प्रदेश में उसमें अच्छे से वो उपचुनाव सफलतापूर्वक संपूर्ण हो पाए। इसको लेकर चुनाव आयोग काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहा है और उसको लेकर उपचुनाव को लेकर तैयारियों में जुट चुका है चुनाव आयोग। आपको बता दें कि कल बैठक के दौरान तमाम बड़ी बातें भी कही गई हैं। बैठक में मुख्य चुनाव अधिकारी निर्देश दिए हैं, आचार संहिता लगते ही सख्त निगरानी होगी और साथ ही साथ आपको बता दें कि आम लोगों को बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा। दरअसल 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर इस बार उपचुनाव होना है और उपचुनाव को लेकर पूरी तैयारियां पहले से ही की गई हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको जयपुर से बताते चले, जहां प्रेमचंद बैरवा के बेटे की कार का चालान परिवहन विभाग ने डिप्टी सीएम के बेटे का काट दिया है। 7,000 का चालान ये काटा गया है परिवहन विभाग की तरफ से। दरअसल डिप्टी सीएम के बेटे को एस्कॉर्ट कर रही थी सरकारी गाड़ी और बीते दिनों सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ था वायरल। 18 साल से कम उम्र का बेटा कर रहा था कार ड्राइव और वीडियो वायरल होने के बाद उप मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले पर सफाई भी दी थी। तो बेटे की कार का चालान कटा है उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के और 7,000 का चालान काटा गया है। 18 साल से कम उम्र का है बेटा, ये है आयुष बैरवा, जो पुलिस के पहरे में डिप्टी सीएम के बेटे का ये टशन साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और इस दौरान जो चालान है वो काटा गया है, जिसके हम चालान की राशि भी आपको दिखा रहे हैं। 7,000 रुपए का ये चालान काटा गया। 18 साल से कम उम्र का बेटा है और उसके बाद भी ड्राइविंग कर रहा था और क्योंकि 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो है वो ड्राइव नहीं कर सकते हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं होता है और इसीलिए इसके चलते 7,000 का चालान काटा गया है। तो आयुष बैरवा, जिसकी हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, ये वही तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी, जिसके बाद अब इस पर एक्शन लिया गया है परिवहन विभाग के द्वारा और 7,000 का चालान काटा गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रेस वार्ता आज डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा से जुड़े मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रहने वाली है। दोपहर 2 बजे पीसीसी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राखी गौतम प्रेस वार्ता करेंगी। अर्चना शर्मा समेत प्रमुख महिला नेता भी रहेंगी मौजूद। तो महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राखी गौतम की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता पीसीसी रूम में होगा। आपको बता दें कि ये जो प्रेस वार्ता है आज जो महिला प्रदेश की महिला कांग्रेस की प्रेस वार्ता जो होने वाली है वो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा से जुड़े मामले में काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है और इसको लेकर आज 2 बजे पीसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रदेश महिला कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। तो प्रदेश महिला कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रहने वाली है। राखी गौतम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। तो प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रेस वार्ता आज दोपहर 2 बजे पीसीसी में होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस का बेसिस है प्रेमचंद बैरवा, उसको लेकर आज देखना होगा कि प्रदेश महिला कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ प्रेस वार्ता में बोला जाता है। फिलहाल ये 2 बजे समय बताया गया जब पीसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाएगा। और चलिए अब बात जोधपुर से बड़ी खबर की, जहां हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से क्षेत्र में सनसनी भी फैल गई।
फैक्ट्री में रखा सामान जो है वो पूरी तरीके से जलकर खाक हुआ है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। बोरा नाड़ा थाना क्षेत्र के सांगरिया इलाके की ये पूरी घटना है। तस्वीरें देखिए, आपको हम हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में लगी आग की ये सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। इस समय आप शॉर्ट सर्किट आशंका जताई जा रही है। जो हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में भीषण आग लगी है, आग की लपटें तेज होती गई और लगभग एक जगह अगर शॉर्ट सर्किट से, तो क्योंकि हैंडीक्राफ्ट ये फैक्ट्री है इसलिए आग भीषण तरीके से फैलता चला गया। दमकल की तमाम गाड़ियां वहां पर मौजूद रहीं, लगातार आग बुझाने का प्रयास वहां पर किया गया। आग लगने से फिलहाल अगल बगल के जो एरियाज हैं, जो क्षेत्र है, उसमें सनसनी फैल गई। फैक्ट्री में रखा सामान जलकर खाक हो गया है। बड़ी खबर, लाखों रुपए का नुकसान हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री से बताया जा रहा है। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। तो वो हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री जो बंद कर खड़ी थी, जो आते जाते लोग वहां से गुजरते हुए देखते थे, आज वो जलकर राख हो चुकी है। जिसमें सामान था वो जलकर राख हो गया। शॉर्ट सर्किट फिलहाल आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लगी थी। न्यूज 18 राजस्थान पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें। 4 घंटे लग गए दमकल की गाड़ियों को आग पर काबू पाने के लिए। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि आग कितनी भीषण थी और धीरे धीरे आग जो है वो फैलती चली गई। और क्योंकि हैंडीक्राफ्ट का सामान यहाँ पर था जिसमें आग तेजी के साथ बढ़ती चली गई और पूरे गोदाम में जो है सामान जो रखा हुआ था वो जल गया है। जैसलमेर से खबर आपको देंगे, जहां पर भीषण हादसा हुआ है। 2 लोगों की मौत, 6 लोग घायल हुए हैं। ट्रेवल टेम्पो और ट्रैक्टर की भिड़ंत हुई है। तो ट्रेवल टेम्पो और ट्रैक्टर की इतनी भीषण भिड़ंत की 2 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। हादसे में 2 की मौत बताई जा रही है। 6 लोग जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना के बाद से उनको अस्पताल में भेजा गया, जहां अस्पताल में काफी ज्यादा लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। समारोह से वापस जैसलमेर की तरफ ये सभी लोग आ रहे थे, लेकिन सड़क हादसे का ये भीषण शिकार हो गए हैं। ट्रैवल टेम्पो और ट्रैक्टर की भीषण भिड़ंत हादसे में 2 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत बताई जा रही है। 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जैसे ही अस्पताल में सूचना लगी, वहां पर तमाम लोगों का जमावड़ा लग गया। समारोह से वापस ये जैसलमेर की तरफ आ रहे थे, लेकिन इस बीच भीषण सड़क हादसे का शिकार होते हुए 2 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत और 6 लोग गंभीर रूप से घायल। ट्रैवल टेम्पो और ट्रैक्टर की ये भीषण भिड़ंत जैसलमेर से बड़ी खबर आपको इस वक्त ही बता रहे हैं। तो फिलहाल 2 लोगों की मौत इसमें बताई जा रही है और साथ ही साथ 6 लोग गंभीर रूप से इसमें घायल हुए हैं। और सावलदान संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। सावलदान, 2 लोगों की मौत, 6 लोग घायल, भीषण टक्कर टेम्पो और ट्रैक्टर में, किस वक्त की पूरी घटना? देखिए, जैसलमेर के सांगर थाना क्षेत्र और शिव थाना क्षेत्र की सीमा के खोड़ाल गांव के पास का मामला है और देर रात की घटना बताई जा रही है। और ट्रेवल टेम्पो है वो बाड़मेर से जैसलमेर की तरफ आ रहा था। उसी दौरान और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि किरोड़ी लाल मीणा ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वक्फ बिल का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे। किरोड़ी लाल मीणा के हमले के बाद अब कांग्रेस भी एग्रेसिव नजर आ रही है और कांग्रेस किरोड़ी लाल मीणा से सवाल पूछ रही है कि जो मुद्दे वो कांग्रेस सरकार के वक्त उठा रहे थे, क्या उन पर सेटलमेंट हो गया है जो अब वक्फ का मुद्दा उठाने लगे हैं? देखिए रिपोर्ट। वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर कांग्रेस हुई आक्रामक। किरोड़ी लाल मीणा से कांग्रेस के सवाल। क्या पुराने मुद्दे पर हो गया सेटलमेंट? बीजेपी के बेबाक नेता किरोड़ी लाल मीणा भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा आवाज बुलंद करते रहे हैं। सरकार बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की, उनके रुख में कोई अंतर नजर नहीं आता है। लेकिन कांग्रेस वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर उनके खिलाफ आक्रामक नजर आ रही है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने किरोड़ी लाल मीणा से पूछा है कि जो मुद्दे वो कांग्रेस सरकार के वक्त में उठाते थे उनका क्या रहा, क्या उन मामलों पर उनका सेटलमेंट हो गया है जो वो अब वक्फ बोर्ड का मुद्दा उठाने लगे हैं। कांग्रेस सरकार के समय मामले उठाए थे, वो सारे मामले
सरकार ने किसी भी मामले पर ध्यान नहीं दिया। और मुझे ये उम्मीद थी कि जो जितनी फर्म जिनके ऊपर इन्होंने चार्ज लगाए, जितने अधिकारी, जो डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने विपक्ष में रहते हुए चार्ज लगाए, तब हम मंत्री थे और ये विपक्ष में थे, तो अब उन पे उन फर्मों को रोका जाएगा, उन ठेकेदारों को रोका जाएगा, वो टेंडर निरस्त किए जाएंगे। वो तो निरस्त हुए ही नहीं। इसका मतलब वो जो ठेकेदार, यदि वो या तो वो सही है, और यदि सही नहीं है तो इस सरकार में उनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई, लेन देन हो गया, कमीशन का खेल फिक्स हो गया। या तो अधिकारियों ने ले लिए या नेताओं ने ले लिए, मैं खुल के कह रहा हूं ना। और यदि आपने नहीं लिए हैं तो आप टेंडर कैंसिल करो। दरअसल 30 सितंबर को किरोड़ी लाल मीणा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर अपनी बात रखी थी। वक्फ बोर्ड को मिसयूज से रोकने के लिए ये उन्होंने संशोधन को जरूरी बताया था। इतना ही नहीं, कांग्रेस के कई बड़े नेताओं पर मुसलमानों को भड़काने के आरोप भी लगाए थे। किरोड़ी लाल मीणा ने कुछ प्रभावशाली लोगों पर वक्फ की प्रॉपर्टी को अवैध तरीके से बेचकर करोड़ों रुपए इकट्ठा करने के आरोप भी लगाए थे। इन सब के बीच कांग्रेस विधायक रफीक खान ने वक्फ के मामले में गलतफहमियां फैलाने का आरोप लगाया। अलग अलग समय अलग अलग लोगों ने जमीनें डोनेट की है, और उन डोनेशन के बाद में जो वक्फ की हुई जमीन थी उनका वक्फ बोर्ड बन गया। जो मिशनरीज, ऐसे मिशनरीज में भी हुआ है, क्रिश्चियन समुदाय ने भी दी हुई है, मिशनरीज का भी बोर्ड है, तो वो मिशनरीज की जमीनें मिशनरीज के नाम चढ़ गई, मंदिर माफी की जमीन मंदिरों के नाम चढ़ गई, देवस्थान की जमीन देवस्थान के नाम चढ़ गई। तो जो उनकी जमीनें हैं उनको रख रखाव करने के लिए उनके बोर्ड बने हुए हैं, और उन बोर्ड को उसका राइट है। अब ये उसको कतर देना चाहते हैं, काट देना चाहते हैं, उसके राइटों को, अधिकार को कम कर देना चाहते हैं। वक्फ संशोधित बिल का मसला जेपीसी के पास जाने के बाद भले ही शांत हो गया हो, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा के सवाल उठाने के बाद प्रदेश में वक्फ बिल को लेकर सियासत फिर तेज हो गई है। एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस उनसे ही उन दूसरे मुद्दे पर सवाल पूछ रही है जो उनकी सरकार के वक्त किरोड़ी लाल उठाया करते थे। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अरबाज अहमद की रिपोर्ट। और अब फलौदी से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर युवक की कस्टडी में मौत का ये पूरा मामला है। एसआई, एएसआई, हेड कांस्टेबल समेत 24 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। एसपी पूजा अवाना ने आदेश जारी किया है। आईजी विकास कुमार ने पुलिस से चूक हो गई है, ये इस बात की स्वीकृति भर दी है। मामले की न्यायिक जांच शुरू हो गई है। आज इसका पोस्टमार्टम होगा। पुलिस एक्शन के बाद देर रात धरने से लोग फिलहाल उठ गए हैं। देचू थाने में फूलचंद नामक आरोपी की संदिग्ध मौत हुई थी। मामले में पुलिस कार्रवाई पर भी कई सवालिया निशान खड़े हुए थे और अब फिलहाल जानकारी सामने आई है कि इस पूरे मामले पर एक्शन लिया गया है। युवक की कस्टडी में मौत का ये पूरा मामला है। कल देर रात एक युवक की, जिसको किसी मामले में संदिग्ध होने पर पुलिस ने पूछताछ के लिए बुला रखा था, उसकी मृत्यु हो गई। आत्महत्या, प्रथम दृष्टया आत्महत्या की बात सामने आ रही है। बहुत दुखद है, पूरा घटनाक्रम दुखद है। किसी भी जवान व्यक्ति की असामयिक मृत्यु हो जाना, अस्वाभाविक मृत्यु हो जाना बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बड़ी स्थापित प्रक्रिया है। इसमें जुडिशियल इंक्वायरी होगी जो चल रही है। पोस्टमार्टम में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी किस तरीके से बोर्ड करेगा, उसके बड़े डिटेल्ड निर्देश हैं, उनकी पालना हो रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर चंद्रशेखर संवाददाता कनेक्ट हो चुके हैं। चंद्रशेखर, युवक की कस्टडी मौत मामले में आखिरकार पुलिस के ऊपर एक्शन और पुलिस ने अपनी गलती भी स्वीकार की है। चंद्रशेखर जी, निश्चित तौर पर बात करें, जिस तरह से एक घटना हुई थी, जिस तरह से एक आरोपी को जांच के लिए लाया गया था, दुष्कर्म का आरोपी था और उसे जांच के लिए लाया गया। उसके बाद जो है थाने के अंदर जो कस्टोडियल मौत हुई है, ये बताया गया कि जो आरोपी था उसने एक गमछे से फंदा लगाकर आत्महत्या की। इन बिंदुओं को लेकर कहीं ना कहीं कार्रवाई पर सवाल या निशान उठते हैं कि उसके पास गमछा कहां से आया। इसके अलावा ये बताया गया कि उसे रिकॉर्ड रूम में रखा गया था, जबकि यदि किसी को, आरोपी को थाने में लाया जाता है तो उसे हवालात में रखा जाता है। तो रात भर उसे रिकॉर्ड रूम में क्यों छोड़ दिया गया था? और कई ऐसे मामले थे जिन पर कहीं ना कहीं सवाल या निशान जो है पुलिस की कार्रवाई पर उठते हैं। और आखिर जो रेंज आईजी है, उन्होंने भी माना है कि कहीं ना कहीं चूक रही है और एसपी पूजा अवाना ने इस मामले में एक्शन लेते हुए 2 एएसआई और एक हेड कांस्टेबल सहित टोटल 24 लोगों को जो है फिलहाल अभी लाइन हाजिर करने का आदेश दिया। और हालांकि देर रात को ये भी जो है रूमर उठा था कि डीवाईएसपी को भी जो है लाइन हाजिर किया गया, लेकिन सस्पेंड करने की बात आई थी, लेकिन फिलहाल ऐसा आदेश कहीं सामने आया नहीं है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका चंद्रशेखर तमाम जानकारी देने के लिए।
और आज नवरात्र का तीसरा दिन है। आज मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का जन सैलाब उमड़ा हुआ है और बड़ी संख्या में लोग मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर माता रानी को भव्य तरीके से उनका श्रृंगार करके सजाया गया है। पूरा दरबार जो है वो इस वक्त फूलों से सजाया गया है और भारी संख्या में भक्तों की भीड़ है मंदिरों में देखने को मिल रही है। भजन कीर्तन के साथ माहौल जो है वो इस वक्त भक्तिमय हुआ है। तीसरा दिन है शारदीय नवरात्र का आज और 9 दिन तक मां के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। आज तीसरा दिन है तो आज मां चंद्रघंटा की पूजा हो रही है और माता के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का जन सैलाब है। लोग मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, अपनी मन्नतें मांग रहे हैं, प्रदेश में खुशहाली और देश में अमन चैन की दुआएं मांग रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि सुबह का वक्त जो है वो आरती का समय रहता है। ऐसे में मां की आरती के साथ जो है शुरुआत की गई है। उदयपुर से हमारे संवाददाता कमलेश दखनी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। कमलेश, आप किस मंदिर में हैं और भक्तों का जन सैलाब वहां पर कैसे उमड़ा हुआ है और आज तीसरे दिन लोग कैसे मना रहे हैं नवरात्र? आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और मां चंद्रघंटा की पूजा की जा रही है। मैं इसमें मौजूद उदयपुर के एपी स्टेट श्री भावरी माता मंदिर में। आप देख सकते हैं कि सुबह का वक्त और आरती का समय हो गया है। इस समय माता जी की आरती की जा रही है। आरती में बोलते हैं आपको सबसे पहले माता जी के दर्शन करवाना चाहूँगा। ये भावरी माता मंदिर है और आप पूजा अर्चना की जा रही है, माता जी की आरती की जा रही है और इस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और माता जी की आरती से जुड़ रहे हैं। हम लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं, माता जी की आरती और जो है नवरात्रि का बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं यहाँ पर और माता जी बड़े बड़े लोग पहुंचे और यहाँ बहुत देर तक श्रृंगार और दर्शन किया जाता है। कई वर्षों पहले और आपको ले चलूँगा यहाँ पर जो का जो स्वरूप है उसके दर्शन कराना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर जो दूरगामी सेना की ओर से यहाँ पर जो है कि मंदिर में जो है कि 9 माताओं के अलग अलग स्वरूपों को यहाँ पर विराजित किया गया है। 9 माताओं के अलग अलग स्वरूपों को विराजित किया गया है और 9 दिनों तक यहाँ पर जो है कि पूरी तरह से जो है कि लोग दर्शन करने आते हैं, भक्त आते हैं बड़ी संख्या में। आप देख सकते हैं ये शूलधारनी सेना की ओर से कई वर्षों से यहाँ पर 9 माताओं के प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की जाती है और जो है कि 9 दिनों तक अलग अलग यहाँ पर श्रृंगार किया जाता है और 9 दिनों तक बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि 9 दिनों तक जो पूजा अर्चना की जाती है किस तरह से यहाँ पर शूलधारनी सेना की ओर से यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली जाती है, उसके बाद यहाँ पर स्थापित की जाती है। गजेंद्र आचार्य शूलधारनी सेना संस्थापक पिछले 18 वर्षों से निरंतर माँ दुर्गा के जो 9 स्वरूप है उन 9 स्वरूपों की स्थापना यहाँ पर की जाती है। स्थापना से पूर्व शहर में माँ की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता भक्तजन सम्मिलित होते हैं। तत्पश्चात बहुत शुक्रिया कमलेश तमाम जानकारी